हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। और ये मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है इसके बारे में, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक बहुत ही मैं ये बोल सकता हूँ फंडामेंटल टॉपिक है। जब हम ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ते हैं, क्यूइंग थ्योरी उसमें पढ़ते हैं हम, तो क्यूइंग थ्योरी अभी जो है वो बहुत ही मेजर मैं ये कह सकता हूँ टॉपिक है। और स्टैटिस्टिक्स में भी इसका काफी काम है, बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं ये। तो उसमें स्टार्टिंग में जब हम ग्राफ बनाते हैं, किसी भी चीज के बारे में बताते हैं ऑपरेशनल रिसर्च में, जैसे क्यूइंग थ्योरी होता है उसमें हम कभी भी ग्राफ बनाते हैं, हमारे को पता लगाना होता है कि सेल कितनी हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में मार्जिन कितना आ रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में हमारे को लॉस कितना हो रहा है। तो हमारे को कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस जो होती है वो बहुत काम आती है। ठीक है। होता क्या है कि अभी तक आपने जो है मीन मॉड और मीडियन निकालना ये सब सीखा है ना, क्लास 10th में मीन मॉड और मीडियन निकालना सीखा है, और बाकी चीजें भी हम निकालते हैं, है ना। मीन डेविएशन निकालते हैं, और भी चीजें निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केल हम देखते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन हम देखते हैं। तो मीन अगर हम बात करें, जब भी हम मीन निकालते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है एक्स। ठीक है। और इसके बाद हम एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं एफ एक्स की हेल्प से, है ना, एफ आई की हेल्प से, इसकी हेल्प से ये एफ आई एक्स आई निकालते हैं। अगर क्लास इंटरवल दे रखा होता है तो सी आई यहाँ पे लिखा होता है। और फॉर्मूला हमारे पास तीन चार होते हैं, तीन होते हैं मीन निकालने के। एक होता है ये वाला समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, है ना, या इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ऐसे करके हम इसका मीन निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, उसके बाद डेविएशन मेथड, है ना। ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये वाला भी होता है एक मेथड, है ना। एक होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, है ना। तो ये जो होते हैं, ये जो मेथड होते हैं, ये तीनों मेथड से हम कितनी मैं आपसे पूछूंगा ऑब्जर्वेशन, कितने टाइप के ऑब्जर्वेशन का आप आंसर निकालते हो। तो आप बोलोगे सिर्फ एक ही तो ऑब्जर्वेशन का आंसर निकालते हैं, एक्स ऑब्जर्वेशन का, है ना। एक्स ऑब्जर्वेशन का आप आंसर निकालते हो। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशन के बारे में, एक्स के अलावा और भी ऑब्जर्वेशन अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, मान लेते हैं एक्स डाल दिया, फिर वाई डाल दिया, इसी के साथ में जेड डाल दिया। मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, जेड में रिलेशन क्या है, तो आपको बताने के लिए, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो तरीका नहीं है तो कोरिलेशन जो है, ये वर्ड कोरिलेशन जो है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कोरिलेशन जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ये कॉइन करा था फ्रांसिस नाम था उनका, बेकन था शायद, फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस बेकन उनका नाम था। और 18 सेंचुरी के आसपास जो है, उन्होंने 18 के लास्ट में, यानी 1885 के आसपास में, ठीक है, 1885 के आसपास में उन्होंने ये कोरिलेशन वर्ड जो है कॉइन करा, और इसके बारे में एक थ्योरी दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में दो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्स और वाई, तो हम कोरिलेशन की हेल्प से इसमें रिलेशन बता सकते हैं कि पहली ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जर्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। कैसे, मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन ये है 1 2 3 4, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है 2 4 6 8 10, और यहाँ पे 5 तक ले लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि पहली ऑब्जर्वेशन जैसे एक्स है, एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता जा रहा है, कि ये टाइम के साथ में, जैसे जैसे मान लेते हैं ये आपकी दुकान है, आपकी दुकान में फ्रूटी है, फ्रूटी रखी हुई है, ठीक है। फ्रूटी के कुछ पैकेट रखे हुए हैं, पेटी रखी हुई है। मान लेते हैं कि आपकी दुकान में जैसे अभी त्योहार चल रहा है कोई, तो त्योहार नहीं चल रहा था तो एक पेटी बिकी पहले दिन, ठीक है। लेकिन आपके दुकान के जो खासियत ये है कि वो बढ़ाते रहते हैं अपनी सेल। तो उन्होंने क्या करा, दूसरे दिन जो है वो दो पेटी बेच दी, तीसरे दिन तीन बेच दी, चौथे दिन चार बेच दी, पांचवें दिन पांच पेटी बेच दी। तो आपको मैं बोलूंगा आपका जो मुनाफा है, या पेटी जो बिकने की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है ना। इसी तरीके से ये जो इंसान था आपका कंपेटिटर, ये आपसे भी चालू था। इसने क्या करा, इसने दो पेटी बेची, दूसरे दिन चार बेची, उसके बाद और डबल बेच दी, उसके बाद और डबल डबल बेच दी, उसके बाद करते करते और 10 तक पेटी बेच दी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं कि x के रिस्पेक्ट में y पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप बोलोगे y दुगना कर रहा है इससे काम, है ना। y इससे दुगना काम कर रहा है, और बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होता जा रहा है। x जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप होती है x की y के रिस्पेक्ट में, या y की x के रिस्पेक्ट में, ये रिलेशनशिप कोरिलेशन से डिफाइन होती है। यानी कोरिलेशन क्या करता है कि कोई भी दो मैं बोल सकता हूँ ऑब्जर्वेशंस के बीच में,
रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम करता है कि कोई भी जो वैल्यूज हैं, जैसे मान लेते हैं एक x ये बनाई, दूसरी y ये बनाई, x है 2 4 6 8 10 और y जो है वो है मान लेते हैं 12 8 7 6 5 ये है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अब क्या हुआ, आपने जैसे ही काम करना शुरू करा आपकी जो पेटीज हैं वो बिकनी शुरू हो गई, है ना, वो बिकनी शुरू हुई और बहुत ज्यादा बिकने लग गई। ये एक्स वाले की देखो 6 हो गई, 5वें दिन 10 10 बिक गई। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका काम ठप होना शुरू हो गया। इसकी पहले दिन 12 बिक रही थी, फिर 8 बिकनी शुरू हुई, उसके बाद 7 बिकनी शुरू हुई, उसके बाद जैसे ही आपका काम बढ़ा उसकी 6 बिकनी शुरू होगी और उसकी 5 बिकनी शुरू होगी लास्ट वाले 5वें दिन तक। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता जा रहा है इसके बगल वाले का मुनाफा जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है उस समय। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैं बोल सकता हूँ रिलेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं कोरिलेशन एनालिसिस में। इसको हम रीड करते हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या y के रिस्पेक्ट में x पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये जो इफेक्ट होता है ये दो तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं देखो अभी क्या हो रहा था, x इंक्रीज हो रहा था तो y भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, है ना। इस वाले जो एग्जांपल है, सेकंड वाले एग्जांपल में x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कोरिलेशन दो तरह के होते हैं, दो तरीके से। कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव यानी पहले में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या y इंक्रीज हो रहा है तो x भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या है, इसमें एक और पॉजिटिव का मतलब ये होता है सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव का मतलब आप ये समझिए सेम डायरेक्शन, खाली इंक्रीज का मतलब ये मत समझिए कि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता रहेगा। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा कोरिलेशन जिसकी डायरेक्शन सेम होती है, यानी जिसमें हम ये कह सकते हैं जितना x पे इफेक्ट पड़ रहा है उतना ही y पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर जो है x डिक्रीज हो रहा है उसकी सेल कम हो रही है तो y की भी सेल कम होती जा रही है। ठीक है, x इंक्रीज हो रहा है तो y की भी सेल जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ऐसा रिलेशन होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर कोरिलेशन की डेफिनेशन आपको बतानी जाए तो कोरिलेशन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, कोई बात नहीं। डेफिनेशन बहुत आसान होती है, अगर आपको बताना हो, ये होता है एक मेजर, इट इज अ मेजर, MEASURE, measure of association, association or the relationship, ठीक है, between two variables, यानी दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रही है उसका अगर हम मेजर करें तो वो कोरिलेशन या बता सकता है आराम से। ठीक है, तो वो एक मेजर होता है कोरिलेशन का कि पहली वाली इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पहला हमने पढ़ा पॉजिटिव कोरिलेशन, अब इसके बाद ही आते हैं दूसरा कोरिलेशन होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब बच्चे ये होता है, सॉरी बच्चे फिर वो निकल जाता है मेरे मुंह से। ठीक है दोस्तों, ये होता है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें अगर पहले वाले पे इंक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं पहले का मुनाफा इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वाले का डिक्रीज होना शुरू हो गया, या पहले वाले का डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वाले का इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस तरह से कोरिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन अगर रिलेशनशिप की हम देखें तो दो तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एक तो नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो कोरिलेशन भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में डायरेक्शन सेम होती है और नेगेटिव कोरिलेशन में डायरेक्शन जो हो जाती है वो डिफरेंट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा ना हम ग्राफ से समझते हैं। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या आपको कोरिलेशन को आपको नेट पे अगर आप ढूंढोगे तो आपको ग्राफ दिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ग्राफ से कैसे समझते हैं कि कोई भी कोरिलेशन है पॉजिटिव या नेगेटिव, हम किस बेसिस पे हम दिखाते हैं। मान लेते हैं कोई जो सेल है ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा है और ये वाई एक्सिस को दिखा रहा है। यहाँ पे है इसका टाइम और यहाँ पे है इसकी सेल। ठीक है, पहले वाले पे और दूसरे वाले पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने पहले वाले की जो सेल है वो यहाँ पे थी, उसके बाद दूसरे वाले की इतनी बढ़ गई और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे सेल जो है वो इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सेल जो है वो एक सीधी रेखा में चलती रहेगी कि पहले वाले की जितनी है उतनी रहेगी, ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें जब हम इस तरीके से देखते हैं, ये इसकी सेल इतनी 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 इतनी, ये हम ये बोल सकते हैं कि डेटा इस तरीके से हमारे को मिला किसी ग्राफ का। तो हमारे को ये देखना है कि ये अगर इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है
वैसे वैसे y पे भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, y भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो रिलेशन होता है पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब इसको रिग्रेशन एनालिसिस में हम सॉल्व करते हैं तो हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं सारे पॉइंट को मैच जो है वो मिले, एक लाइन ऐसा खींच लेते हैं और रिग्रेशन में हम ये देख इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जर्वेशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी x कितना ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है और कितना कम ज्यादा y हो रहा है। ठीक है, वो रिग्रेशन एनालिसिस में हम चेक करते हैं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक लाइन लाइन क्या जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो एक साथ में हम ये कह सकते हैं एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करें, ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या होता है पॉजिटिव। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा ग्राफ बनाते रहते हैं हम, है ना। ये ग्राफ जब हमने बनाया तो इसमें एक चीज दिख रही है हमारे को कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू एक तो घट रही, y की वैल्यू हमने ऊपर बना दी, ये गलत कर दिया, ऊपर नहीं बनाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं कुछ, ठीक है। तो y की वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, y की वैल्यूज घटती जा रही है, नीचे बना देते हैं इसको, है ना। ये तो पूरा ही हट गया, ठीक, चलो वो पूरा मिट नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ये देखो x जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, y जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी और वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आएंगी, ठीक है। ये जो रिलेशन हो जाता है ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब ये है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा घट रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये होता है। ये आप समझिए, ठीक है ना। अगर हम ऐसे भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, वो डायरेक्शन पॉजिटिव रहे तो भी ठीक है। ये देखो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, बस इतना आप समझिए, ठीक है। अब कोरिलेशन के टाइप जो हो गया वो आपको पता लग गई, पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं। और एक और भी हो सकता है जो यहाँ पे हो सकता है, मैं बताता हूँ क्या, कि अगर आपका एक्स और वाई पे इफेक्ट ऐसा हो कुछ, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल के जैसा मैंने बना दिया और इसमें कुछ पॉइंट डाले मैंने। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे बढ़ तो रहा है लेकिन ये y जो है ये घट भी रहा है, ये देखो ये बढ़ भी रहा है ये घट भी रहा है। तो ऐसा कोरिलेशन इसमें घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके का कोरिलेशन होता है। हम इस तरीके की अगर कंडीशन आ जाती है तो हम बोलते हैं पार्टिकल जो है या जो वैल्यूज है या ऑब्जर्वेशन है वो अनकोरिलेटेड है, ठीक है, अनकोरिलेटेड है या अनकोरिलेटेड, टीईडी, ठीक है, अनकोरिलेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स और वाई जो है वो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों हो जाते हैं। आपको जैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन भी बढ़ते हैं तो उसमें भी हम ऐसा करते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करते हम, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी होते हैं। इस समय जो होता है कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। कोरिलेशन क्या कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये बताता ये है कि आपका कोरिलेशन जो है वो कितना मजबूत है, यानी कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। आर की वैल्यू डिपेंड करती है। और आर में जो है बच्चे दो तरीके से कंफ्यूज होते हैं, आर एक रिग्रेशन में भी यूज होता है, कोरिलेशन में भी यूज होता है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। पहली बात तो जो कोरिलेशन में जो आर होता है ये दिखाता है मैग्नीट्यूड की रिलेशनशिप, यानी कितना मैग्नीट्यूड है और उसके बेसिस पे जो है कि कितना चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि आर की वैल्यू जो है 1 है तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। ऐसे ही परफेक्ट रिग्रेशन भी आता है, ठीक है, वो अलग है कोरिलेशन। आर की वैल्यू अगर 1 से कम है, मान लेते हैं आर की वैल्यू जो है वो 0.5 है, तो हम इसको बोलेंगे वीक कोरिलेशन या मॉडरेट कोरिलेशन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसको वैसे वीक ही बोलते हैं हम, वीक या लो कोरिलेशन हम इसको बोलते हैं। आर की वैल्यू अगर मान लेते हैं 0.8 है तो हम इसको मॉडरेट बोलते हैं, MODERATE, ठीक है। आर की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं अनकोरिलेटेड, है ना। कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो तो अनकोरिलेटेड हो जाता है। तो ये होता है करने का तरीका। वीक कोरिलेशन बहुत ही ज्यादा वीक हो, मतलब स्ट्रांगली वीक हो, तो आर की वैल्यू 0.0001 ऐसे आ सकती है, 0.03 आ सकती है, ये होता है स्ट्रांगली वीक, ठीक है। स्ट्रांगली मॉडरेट या जो होता है उसमें आर की वैल्यू जो होती है 0.1 के 0.9 के आसपास होती है। तो ये होती है इसकी वैल्यू। लेकिन दिक्कत ये है
कोरिलेशन को फाइंड किस तरीके से करें, तो इसको फाइंड करने के मेथड होते हैं। इसके टोटल 4 मेथड है, जिसमें आपका जो फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड जिसको हम कहते हैं। वैसे 4 मेथड कौन कौन से हैं? स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड होता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन होता है। ठीक है, ये 3 मेथड जो हैं ये हम यूज करते हैं ना के बराबर, मतलब एक मेथड है जिसमें हम इसको यूज कर लेते हैं। स्पियरमैन का कभी कभार हम यूज कर लेते हैं। कार्ल पियर्सन में ये कह सकता हूँ फंडामेंटल मेथड है, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, और कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन हो और कितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो, ये मेथड हर किसी को सॉल्व कर देता है। तो कार्ल पियर्सन जो पूरा नाम है ना, वैसे इसका इसका नाम है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ठीक है, क्या होता है? प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ठीक है, अब इसको करते क्या है, इसमें ये बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए है सारे मेथड। ठीक है, ये बात, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलेगा तो ही रिलेशनशिप हमारे को पता लगेगी कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, किस तरीके का कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। तो ये कहता है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की जो वैल्यू होती है वो होती है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। तो ये करने के बाद में अब बात ये आती है कि r इज इक्वल टू आ गया कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई और सिग्मा x सिग्मा वाई। वैसे अब बात ये आती है कि कोवेरिएंस होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। कोवेरिएंस अगर हमने पूछा है x और y, ठीक है, कोवेरिएंस का मतलब ये होता है कि कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है x और y में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। वेरिएशन या डेविएशन का मतलब ये होता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देखकर हम क्या देख रहे हैं कि मीन डेविएशन देख रहे हैं या किसी और तरीके का डेविएशन देख रहे हैं। तो जो डेविएशन होता है इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार या y माइनस वाई बार इसके मल्टीपल में अपॉन में n। डेविएशन का फॉर्मूला क्लास 11th में आता है अगर आपने पढ़ा हो तो। x बार क्या होता है और y बार क्या होता है, ये मीन होता है डाटा का, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसका मीन ये होगा, और समेशन आपको लगा देना और उसके बाद में आंसर आ जाएगा। समेशन का मतलब सबको सम करके आपका आंसर आ जाएगा। सिग्मा एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो ये होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है आई थिंक अपॉन n, और ये रूट के अंदर होता है। समेशन अगर हम सिग्मा y की बात पूछें तो ये रूट के अंदर होगा, समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर होना चाहिए, फिर अपॉन n होना चाहिए। तो ये इसका जो होता है फॉर्मूला होता है, आप इसको लर्न कर सकते हो या नोट कर सकते हो। और इसका वैसे एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको r की वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं आपको ये सब गिवन नहीं है, ये सब तो तब करना है जब आपको गिवन है। अगर आपको गिवन नहीं है, टेबल गिवन है, तो कैसे निकालोगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x समेशन y अपॉन अंडर रूट ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट मल्टीप्लाई में n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये होते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के फॉर्मूले। एक डेविएशन में भी आता है, मेरे को नहीं लगता आपको इतना ज्यादा बताने की जरूरत है, फिर आप ये बोलोगे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। डेविएशन का dx dy में आता है। ठीक है, अगर आपको बताना होगा तो चलो मैं अभी बता दूंगा। एक क्वेश्चन हम पहले करके देखते हैं इसका ना, कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और किस तरीके के करते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, पहला एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम करते हैं कि इसमें से कौन सा जो है ये नेगेटिव कोरिलेशन का एक एग्जांपल है, आपको ये बताना है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहला दे रखा है इसमें कि द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कोई भी हस्बैंड होगा और वाइफ होगी, उसकी एजेस जो है वो उस पे क्या नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अगर हस्बैंड की एज बढ़ रही है तो वाइफ की घटेगी थोड़ी ना, है ना, शिल्पा शेट्टी थोड़ी ना है वाइफ, तो घटती रहेगी, हस्बैंड की एज बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा नहीं होता तो ये तो नेगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है इस समय, है ना, चाहे कम रेट से बढ़ रही है लेकिन बढ़ तो रही है ना। दूसरा ये है शू साइज और इंटेलिजेंस, ये तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है। तीसरा आ जाता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल और यील्ड ऑफ क्रॉप, जितनी ज्यादा बारिश पड़ेगी उतना ही ज्यादा जो है वो क्रॉप की जो है यानी खेती की जो है वो फसलों की पैदावार बढ़ेगी। तो ये तो एक तरह से ठीक है, पॉजिटिव ही है ये, है ना। लास्ट में देख लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रॉफिट है और नंबर ऑफ क्लेम्स जो होते हैं वो आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली बात तो ये, इंश्योरेंस कंपनी हमारे से ही कमाती है, यानी जितना हम कम क्लेम करेंगे उतना ही ज्यादा उनको फायदा होगा। ठीक है, अगर हमने मान लेते हैं 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया है और हमारे को कुछ हुआ ही नहीं, तो हमारा क्लेम तो खत्म ना, है
है ना। हमारा क्लेम खत्म हो गया तो 2 लाख रुपए किसके हो गए, कंपनी के हो गए। तो जितना कम हम क्लेम करेंगे उतना ही ज्यादा उनका प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट पी, वो हमारे क्लेम के कम होने पर बढ़ता जा रहा है ना। तो क्लेम सी के कम होने पर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। समझ आ रही है। तो देखिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कोएफिशिएंट आपसे बोला जाता है एक्स और वाई, ये दे रखी है टेबल में पूरी ही कर रहा था बैठ के, ठीक है। तो आपको ये टेबल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो आपको देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, आर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, है ना। एक फॉर्मूला और भी होता है, आर इज इक्वल टू होता है समेशन एन समेशन, है ना। क्या होता है, एन समेशन, मैंने आपको पूरा का पूरा वो लिखवाया है, एक्स वाई है ना, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, और अंडर रूट में एन, और क्या होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इनटू समेशन वाई स्क्वायर एन के साथ में माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो ये वाला हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि ये तो गिवन नहीं है इस समय हमारे को। सेकंड वाला लगा लेते हैं। सेकंड वाला जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को देखो कुछ चीजें चाहिए। पहले मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। हमारे को चीजें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे को समीशन एक्स चाहिए, समीशन वाई चाहिए, समीशन एक्स वाई चाहिए, और इसका स्क्वायर भी चाहिए, है ना। तो स्क्वायर भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो हम इसको पहले तो हमने एक्स और वाई दे रखा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल लिया देखो टेबल पूरी करके, वाई स्क्वायर निकाल लिया देखो टेबल पूरी करके। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स वाई निकालते हैं। तो ये 78 हो गया, 11 इंटू 5 जो हो जाता है, ये हो जाता है आपका 55, है ना। 55 ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है 4 इंटू 12 48, फिर 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा। इन सबको जब आप सम करोगे तो ये आएगा 597, ठीक है। ये चीजों के बारे में याद रखना, ये चीजें हमारे पास जो आई हैं, मैं यहाँ पे साइड में पहले लिख रहा हूँ कुछ चीजें, और उसके बाद में फॉर्मूले में डाल के बताता हूँ आपको कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू बात करें तो कितनी है टोटल टर्म्स हमारे पास में। नंबर ऑफ टर्म्स या पेयर्स जो है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपसे पूछें समीशन एक्स वाई कितना है, समीशन एक्स वाई ये है, तो ये आया है 597, है ना। समीशन एक्स वाई 597 हो गया। समीशन एक्स अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितना है, तो आप बोलोगे समीशन एक्स, एक्स वाला पार्ट ये है तो 108, एक्स वाला पार्ट ये है सॉरी, तो 45। समेशन वाई कितना आया तो 108, है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया, तो आप बोलोगे 285। समेशन वाई स्क्वायर कितना आया, तो ये आया है 1356। ये सब मिलने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले में जो है वो रख देना। मैं ये सब हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला था कि एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट में n समेशन x का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट में n समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये रखकर आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, r की वैल्यू मिल जाएगी। तो r की वैल्यू निकालने के लिए आप सबको रख लो। क्या बनेगा, n की वैल्यू 9 थी, समेशन xy जो आया था वो आया था 597 माइनस 45 इंटू ये कितना था 108 अपॉन फिर 9 इंटू समेशन x का स्क्वायर यानी 285 माइनस 45 का होल स्क्वायर, फिर इंटू 9 इंटू ये कितना था 1356 था, है ना, माइनस 108 का होल स्क्वायर। जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 0.95 अप्रोक्सीमेटली। यानी ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है। आप इस चीज की फिक्र मत करिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपकी जो टेबल्स होंगी वो बहुत छोटी छोटी होंगी, जिसको आप 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सको, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि आएगा, लेकिन मेरा बताने का काम है तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है। इसके करने के और भी तरीके होते हैं, डेविएशन मेथड भी होता है, उससे भी आप इसको कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड से भी, ठीक है। तो उसका अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अब मैं बार बार सबका तो सॉल्व नहीं करके बताऊंगा, आप इसी क्वेश्चन को डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो फॉर्मूला ये होता है एन समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy। जब बड़ी वैल्यूज हो तब इसको यूज करना, छोटी वैल्यू जैसे ये छोटी छोटी वैल्यूज थी तो इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर आ गया n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन
dx का होल स्क्वायर फिर इंटू n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। ये डेविएशन का मेथड होता है। कैसा? डेविएशन मेथड या डेविएशन फॉर्मूला। ठीक है, तो कोरिलेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो अभी मेरे को बताना। इसके बाद मैं रिग्रेशन इसको स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, और इन दोनों में एक मैं ये बताऊंगा कि इन दोनों में रिलेशन होता क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। रिग्रेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिग्रेशन एनालिसिस से काफी सारे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, रिग्रेशन जो है आप इसको जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।